हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? बिल्कुल फिट एंड फाइन, एंजॉय करो लाइफ को। हम्म तो चलो, आज से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 2, और साथ में उसका है डे नंबर 1। तो चलो, आज हम क्या क्या करने वाले हैं? आज हम एक तो समझेंगे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट, और उसके साथ साथ फाउंडेशंस बनाते हुए इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो टॉपिक में हम कवर क्या करने वाले हैं कि करंट का कॉन्सेप्ट क्या है, साथ में ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द करंट। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, आज की इस क्लास के अंदर मैं ऐसे बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स यूज़ करने वाला हूँ और कवर करने वाला हूँ जो आपको एमसीक्यू में डायरेक्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी तैयारी हो रही है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी तैयारी, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो डायरेक्ट बनेगा। ग्राफिकल आपको समझना पड़ेगा, और जो छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पर आज मैं यूज़ करने वाला हूँ उसको बहुत ध्यान से अपने नोट्स बनाते हुए चलना। ठीक है, चलो तो क्या स्टार्ट कर रहे हैं? डे 2, यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसका क्या है? डे 1। सबसे पहली चीज़ जो हमारे सामने आती है कि भाई करंट क्या है। देखो, करंट हमने क्लास 10th में पढ़ रखा है कि क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, बिल्कुल वही चीज़ है। हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आया यहाँ पर? इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। पढ़ना क्लियर हो गया? चलो, अब यहाँ पर और क्या चीज़ें देखनी है हमें? सबसे पहले देखना है हमें डायरेक्शंस का कॉन्सेप्ट। डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। देखो, मैं आपको थोड़ा सा इसको शॉर्टकट करके समझाता हूँ कि चार्ज फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है? चार्ज फ्लो। अब जब चार्ज फ्लो कर रहा है और करंट जो फ्लो हो रहा है वो कहाँ से कहाँ होगा? देखो, कोई भी अगर हमारे पास बैटरी लगी हुई है तो देखो, पॉजिटिव से ये पॉजिटिव हो गया पॉजिटिव, और ये क्या हो गया? नेगेटिव। पॉजिटिव को हम बोलते हैं हायर पोटेंशियल, नेगेटिव को क्या बोलते हैं? लोअर पोटेंशियल। HL आप लिख सकते हो। तो यहाँ से जो ट्रैवल कर रहा है उसको हम बोलते हैं करंट, हाई टू लो। और जो लो टू हाई ट्रैवल करता है वो हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। फंडा क्लियर हो गया? थोड़े थोड़े बेसिक्स क्लियर हो गए? चलो, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास करंट का? Q बाय टी। तो लिख सकते हो I इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई टी। डायरेक्शंस मैंने आपको बताई हैं, डायरेक्शन दोबारा से दिमाग में डाल लो। देखो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट, वो हमेशा सेम होंगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। जबकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। फंडा क्लियर हो गया? चलो, अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है? जैसे हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारे पास कितनी होती हैं? 7 होती हैं। बेसिक में 7 होती हैं, 2 हमारे पास मैथमेटिकल होती हैं। तो उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? मास, लेंथ, टाइम, और क्या पढ़ते हैं? करंट। तो करंट है तो हमारे पास इसके डायमेंशंस कितने होंगे? A1। तो क्या आ गया हमारे पास इसके डायमेंशंस? M0, L0, T0, A1। यूनिट कितनी होती है इसकी? एम्पेयर। अब जो मैं बात बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको दिमाग में रखना भाई। देखो, करंट की बात कर रहे हैं, करंट की बात करते हुए मैंने एक बात आपको बताई, इसके पास क्या है? डायरेक्शन। क्या है इसके पास? डायरेक्शन। फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसको दिमाग में डाल लो। लिखो, जल्दी से लिखो, इंपॉर्टेंट बना के लिखो कि ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। नंबर 2, वेक्टर लॉ जितने भी हमारे पास, जैसे पैरेललोग्राम लॉ है, ट्राइंगल्स लॉ है, उनको ये फॉलो नहीं करता। ठीक हो गया? डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ। डायरेक्शन क्या बताइए? हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव, या फिर इसको और इजी याद करना चाहो, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्लियर? चलो, अब इसमें हमारे पास क्या चीज़ बनती है भाई? हमारे पास आता है कि हमने फॉर्मूला देख लिया। अभी क्या देखा फॉर्मूला हमारे पास? I इज इक्वल्स टू Q बाई टी। I इज इक्वल्स टू Q बाई टी। तो अगर करंट निकालना है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? इट्स अ स्लोप। क्या बोलोगे? स्लोप ऑफ Q वर्सेस टाइम ग्राफ। बात समझ में आती है?
अगर आप क्यूटी ग्राफ बनाते हो तो उसका जो स्लोप होगा, स्लोप कैसे, स्लोप को हम क्या बोलते हैं भाई, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी विच इज इक्वल्स टू वाई एक्सिस डिवाइड बाई एक्स एक्सिस। भाई इसी तरह तो हम क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं। तो चलो ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाते टाइम भी आपको दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि एक्स एक्सिस पर कौन होगा और वाई एक्सिस पर कौन होगा, ये बातें क्लियर है। तो अब देखो जब स्लोप की बात करें तो ऊपर कौन बैठा हुआ है, चार्ज, तो वाई एक्सिस पर कौन होना चाहिए, चार्ज, फंडा क्लियर। तो एक्स एक्सिस पर कौन होना चाहिए हमारे पास, टाइम, क्लियर। और ये दोनों कैसे बनाएंगे ग्राफ, हमारे पास स्ट्रेट लाइन, क्लियर हो गया। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है दिस इज कॉल्ड स्लोप एंड दिस स्लोप इज कॉल्ड करंट। फंडा क्लियर, समझ में आती है बात, ओके। चलो जी, अब अभी हमने जो बात करी, देखो क्योंकि आज सारा का सारा थियोरेटिकल पार्ट है तो थोड़ा सा ना ज़्यादा फोकस करना वर्ड्स के ऊपर। आज हमने बात करी करंट की, करंट क्या बोला, चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम को अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसकी यूनिट कितनी आती है, एम्पेयर। एम्पेयर को क्या बोलोगे, अपने हिसाब से डिफाइन करके देखो कि एम्पेयर क्या बना आपके पास, चार्ज बाय टाइम। तो चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 कूलम। टाइम कितना होना चाहिए, यूनिट टाइम, 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर, वो जो भी है यूनिट टाइम। इस बात को याद रखना, यूनिट टाइम। अगर मैं इसको फिजिक्स की टर्म्स में बात करूं और यूनिट्स की टर्म्स में बात करूं तो आप उसे 1 सेकेंड लेके चलोगे, ठीक है। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में ट्रैवल कर गया, उसको हमने क्या कहा, 1 एम्पेयर। क्या कहा, 1 एम्पेयर। द करंट थ्रू एनी कंडक्टर, करंट थ्रू एनी कंडक्टर is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge flowing per second through any cross section of the wire। फंडा क्लियर हो गया। चलो अब कन्वेंशनल करंट, जो नॉर्मल हम एक्चुअल करंट की बात करते हैं, जब भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो जिस करंट की बात करोगे, मैंने अभी आपको डायरेक्शंस क्या बताई, पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, ठीक है, बैटरी की, या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हो, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। फंडा क्लियर। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से कहाँ ट्रैवल करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। करंट कहाँ से कहाँ ट्रैवल करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सेम हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो यहाँ ध्यान देना डायग्राम के अंदर, करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों किस में है, सेम डायरेक्शन। करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है, सेम डायरेक्शन। फंडा क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो कि अगर हम पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं, क्या लेकर चल रहे हैं, पॉजिटिव ट्रैवल कर रहे हैं तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और इलेक्ट्रॉन लेकर चल रहे हैं तो कहाँ से कहाँ लेकर चलेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। फंडा क्लियर हो गया, ओके। अब हम बात करते हैं, जो हमारे पास करंट है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। पहला हम बोलते हैं डीसी करंट, एक हम बोलते हैं एसी करंट। चलो जी इसको डिवाइड कर लो और इसको फिर बनाएंगे, ठीक है। कितने टाइप का होता है करंट हमारे पास, दो टाइप। कौन कौन सा, नंबर 1 डीसी, नंबर 2 एसी। चलो जी लिख लो फिर, ओके। ये हमारे पास क्या है, डीसी, और ये हमारे पास क्या है, एसी। और समझना बहुत ज़रूरी है भाई कि डीसी हमारे पास क्या हो गया, डायरेक्ट करंट, ठीक है, और एसी हमारे पास क्या हो गया, ऑल्टरनेटिंग करंट। फंडा क्लियर हो गया। अच्छा डायरेक्ट करंट का मतलब क्या है, देखो डायरेक्ट करंट मतलब क्या, जो सीधा के लगेगा, अरे नहीं भाई, डायरेक्ट करंट का मतलब है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहे। तो क्या बोलोगे, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तो दोनों कैसी है, सेम है। फंडा क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा इसका डायग्राम देखो फिर आपको और चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो बात किसी कर रहे हैं, करंट की कर रहे हैं ना, किसी कर रहे हैं, करंट की। तो देखो अब हमारे पास करंट कैसा बनता है, ऐसे। ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट करंट, कि इसमें किसी भी तरह की वेरिएशंस नहीं आती। तो ये आपके पास टाइम है, ये आपके पास करंट है। फंडा क्लियर हो गया। अच्छा जी, तो इसे हम बोलते हैं डीसी। अच्छा अब दूसरी बात को समझो, मैंने बात करी ऑल्टरनेटिंग। ऑल्टरनेटिंग का मतलब क्या है, अप डाउन, या एक के बाद अलग फिर अलग फिर अलग। तो पहले इसके डायग्राम को समझ लो, डायग्राम समझोगे तो चीज़ इजी हो जाएगी आपके लिए। देखो
तो कैसे बनता है इसका डायग्राम, ये बना। देखो एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे जा रहा है, क्या चल रहा है, इस तरीके से चलता जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, क्रस्ट, और ये हमारे पास क्या होती हैं, ट्रफ। तो अपर साइड लोअर साइड, अपर साइड लोअर साइड, इस तरीके से जो इमोशन है इसको हम क्या बोलते हैं, एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पर क्या क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड कैसा होगा, नॉट सेम। तो या फिर ये कह सकते हो वेरिएबल है या चेंजेबल है, बार बार चेंज होता रहता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा डायरेक्शन कैसी हो रही है, लगातार चेंज हो रही है। अब खास पॉइंट देखना भाई, अब जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्रिक्वेंसी की। किसकी बात कर रहा हूँ, फ्रिक्वेंसी। इसकी फ्रिक्वेंसी अगर मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट करंट की, तो डायरेक्ट करंट की फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, 0। कितनी फ्रिक्वेंसी होगी, 0। ये चीज़ आपको जब चैप्टर नंबर 3, 4 के अंदर क्वेश्चंस बनाओगे ना, कैपेसिटर्स वगैरह के जो कॉम्बिनेशंस के अंदर आएंगे, वहाँ फ्रिक्वेंसी का बड़ा रोल आने वाला है, तो वहाँ के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी हम यूज़ करते हैं वो यूज़ कितनी करते हैं, 50 हर्ट्ज। कितनी करते हैं, नॉर्मली जो हम इंडिया में यूज़ कर रहे हैं वो कितनी कर रहे हैं, 50 हर्ट्ज। और यहाँ पर इंडिया के अंदर हम जो वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं वो कितनी करते हैं हम, 220 वोल्ट। कितनी करते हैं, 220 वोल्ट। फंडा क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। चलो जी, अब थोड़ा सा ना करंट के फंडे को समझते हैं। कोई भी एक वायर है, ठीक है, कोई भी एक वायर है, और यहाँ से देखो कैसे चीज़ें बदलेंगी अब। और अगर ये फंडा समझ में आ गया तो देखते जाओ कैसे कैसे चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलो जी, ये वायर के कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। ये है आपके पास वायर, ठीक, ये मैंने एक वायर ली और इसके अंदर से, इसके अंदर कौन होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चलो जी, डेफिनेटली हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करने वाले हैं, मूव करने वाले हैं। चलो जी, यहाँ तक तो समझ में आ गई। अब ये समझो कि अगर इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगी ही नहीं तो क्या होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी तो क्या होगा। समझ रहे हो भाई, कोई भी एक वायर है, मान लो अब आपके पास एक वायर का पीस पड़ा हुआ है, ठीक है, मान लो ये एक वायर है आपके पास, ठीक। अब ये कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है, तो क्या इसमें से करंट जा रहा है, क्या बोलोगे, नहीं। सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं तो इसमें से करंट जाएगा, यस जाएगा। मतलब क्या है कि मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की सराउंडिंग में लेकर जा रहा हूँ, या इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको एक मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ, इसमें से हमारे पास करंट फ्लो करेगा। यही बात है ना। चलो अब इसको दिमाग में डालते हैं कि किस तरह का बिहेवियर हमारे पास वायर कर कर दिखाती है और कहाँ पर कैसे कैसे होगा। सबसे पहले समझो बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, थोड़ा ध्यान से देखना। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एब्सेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो भाई, अभी तक जैसे मान लो चार्जर है आपके मोबाइल का, चार्जर को हमने स्विच से कनेक्ट नहीं कर रखा, नहीं किया, तो क्या होगा, उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होने वाला। मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अभी कितना है, 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना कहोगे, 0। ठीक होगी बात। चलो, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जब भी हमारे पास कोई भी वायर है, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो दो तरह का मोशन दिखाते हैं। एक हमारे पास थर्मल मोशन शो कर दिखाते हैं, दूसरा हमारे पास क्या करते हैं, वो ड्रिफ्ट मोशन। तो अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो अभी वो क्या शो कर दिखाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ शो कर दिखाएंगे थर्मल मोशन को, ड्रिफ्ट मोशन नहीं होगा। तो अब देखना, यहाँ पर थोड़ा सा बहुत ध्यान से पढ़ना है ये, क्योंकि आपके लिए मैंने इसीलिए स्पेशली यहाँ पर इसको रखा है। द फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंडक्टर गेन एनर्जी ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अब देखो, जो हमारे आसपास का जो भी टेम्परेचर है सराउंडिंग का, मैंने आपको बोला वायर के अंदर क्या है, दो तरह के मोशन, एक ड्रिफ्ट और दूसरा क्या है, थर्मल। तो ड्रिफ्ट तो काम नहीं कर रहा, ड्रिफ्ट किसकी वजह से काम करता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, थर्मली जो टेम्परेचर है हमारे आसपास का, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन का साइज कितना होता है, बिल्कुल ना के बराबर। वो क्या करते हैं, उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके अंदर एक मोमेंटम क्रिएट हो जाता है, उसमें एक वेलोसिटी आ जाती है और जिसकी वजह से वो चलना शुरू कर देते हैं। पर
होता क्या है अब ये समझना है। मैंने बताया जैसे मान लो ये वायर पड़ी हुई है, अब इस वायर में क्या, इसमें से अभी आपको कोई करंट तो नहीं मिल रहा, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं और करंट भी नहीं मिल रहा, इसका मतलब क्या, जो नेट इफेक्ट है वो कितना है, जीरो। इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं बट वो कैसा मोशन शो कर दिखा रहे हैं, रैंडम मोशन, इधर चला उधर चला, ना जाने किधर चला, ऐसा ही होता है ना। चलो जी, तो अब जब हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो हमें नेट तो पता लग गया कि नेट इम्पैक्ट कितना आ रहा है, जीरो। पर किसी एक इलेक्ट्रॉन की जो उसने थर्मली हमारे पास क्या कर लिया, गेन कर लिया, हीट गेन कर ली टेम्परेचर से, तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितनी वेलोसिटी आ जाती है उसको फाइंड आउट करते हैं, उसको समझें। चलो जी, तो अब यहां पर जो हम चीज कर रहे हैं देखो ध्यान से, द स्पीड गेन बाय द वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर, उसको हम क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने क्लास 11th में ये चीज़ पढ़ी है, ध्यान से देखना बस। अब आपने क्लास 11th में पढ़ रखी है, बाई चांस अगर आपने नहीं भी पढ़ रखे तो यहाँ पर फोकस कर लो कि जब भी टेम्परेचर लिया, टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन ने क्या शो करके दिखाया, एक वेलोसिटी शो करके दिखाई। तो जो वेलोसिटी वो कितनी है, यहाँ देखो, अब देखो हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी होती है, हाफ mv²। और दूसरा अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो दूसरा फॉर्मूला कितना होता है, 3/2 kT। के हमारे पास क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ से निकाल दो इस फॉर्मूले से, और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, स्पीड की रूट 3 kT डिवाइड बाय m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर चलो, ठीक है, हो गया, क्लियर होगी बात। और ये वैल्यू कितनी आती है जब हम सॉल्व करते हैं, अप्रॉक्सीमेट कितनी आती है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड, क्लियर, ओके। देखो इसने 300 केल्विन ले रखा है, तो लगभग लगभग रूम टेम्परेचर के आसपास, अराउंड देखो 25 डिग्री होता है रूम टेम्परेचर, इसने यहाँ पर कितना ले रखा है, 27 डिग्री। तो अराउंड रूम टेम्परेचर पर अगर हम एक वायर को रख रहे हैं तो इस वायर के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी, उसकी एक रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितनी आ गई, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। सोचो कितनी स्पीड से हमारे पास भाग सकता है, क्लियर हो रही है बात। तो 100 किलोमीटर की स्पीड से वो जा सकता है, ठीक हो रही है बात। चलो अभी मैंने दूसरी बात करते हैं, थर्मल स्पीड। देखो ये तो हमने क्या निकाली, एक इलेक्ट्रॉन की। अब अगर सबका कॉम्बिनेशन कर दोगे तो मैंने क्या कहा, एवरेज वैल्यू कैसी होती है, जीरो। तो एवरेज वैल्यू का मतलब क्या हो गया, अगर हम टोटल ले लें, उनका एवरेज निकाल दें, तो एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u1, फिर u2, फिर u3, फिर u4, सबका एक एवरेज निकाल दें, एवरेज वैल्यू कितनी होती है, जीरो। क्वेश्चन आता है वाई जीरो, बिकॉज ऑफ रैंडम मोशन, वाई जीरो। तो क्या जवाब दोगे, बिकॉज ऑफ रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फंडा क्लियर हो गया भाई, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, टक्कर मार रहे हैं और वैल्यू कितनी कर रहे हैं, जीरो। तो एक इलेक्ट्रॉन की समझ में आ गई आपको कि कितनी वैल्यू आती है उसकी वेलोसिटी, 10⁵, ठीक है। दूसरा आपको पता लग गया उसकी एवरेज वैल्यू, थर्मल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, ड्रिफ्ट की बात नहीं कर रहा, ड्रिफ्ट अभी आगे पढ़ेंगे। चलो जी, अब देखते हैं हमारे पास क्या फंडा आता है। अब ये तो पता लग गया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मोशन में है वायर के अंदर, एवरेज वैल्यू हर जगह पर कितनी आती है, जीरो, जब तक उस पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। अब देखते हैं उस पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दो भाई, इन द प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, तो मतलब क्या, एक काइंड ऑफ फोर्स जनरेट हुआ, फोर्स लगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे विद मास, विद वेलोसिटी, वो सारे के सारे एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे समझो भाई, ये है आपके पास वायर, ठीक है। पिछले केस को देख लो फिर, जिससे आपको ये केस थोड़ा इजी लगेगा समझने में। ये आपके पास वायर थी, इलेक्ट्रॉन क्या बोल रहा है, इधर गया इलेक्ट्रॉन, इधर गया इलेक्ट्रॉन, नीचे गया इलेक्ट्रॉन, ऊपर गया। तो नेट रिजल्ट कितना आया आपके पास, U एवरेज इज इक्वल्स टू जीरो। फंडा क्लियर। यहाँ पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं, ये बात समझ में आ रही है, सारे के सारे एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ,
एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन बनी। दूसरी खास बात क्या लगी है, फोर्स। तो F इज इक्वल्स टू एम ए, F इज इक्वल्स टू क्यू ई। बैलेंस हो गए तभी मोशन में आएंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं, क्यू ई। क्यू किसके इक्वल होता है, एन ई। हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो क्यू इक्वल्स कितना आ जाएगा, माइनस ई। तो क्या बोलेंगे, माइनस ई कैपिटल E इज इक्वल्स टू एम ए। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्सेलेरेशन के कितनी स्पीड से वो मूव कर रहा है, तो कितना आ जाएगा, माइनस ई कैपिटल E डिवाइड बाय एम। फंडा क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि जब उसने एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन, बोल रहा हूं डायरेक्शन यूनिफॉर्म है, एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि अब तो उन्होंने चलना शुरू कर दिया। वेलोसिटी क्या होती जा रही है, अब चेंज होती जा रही है, क्योंकि पीछे से फोर्स लगती जा रही है, तो उसके अंदर क्या आ गया हमारे पास, एक्सीलरेशन। फंडा क्लियर, चलो जी ओके। तो हमें ये बात क्लियर हो गई है, द एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो कब होगी, एवरेज थर्मल जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रही, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएगी तो वहां पर थर्मल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। ठीक हो गया, चलो अब कुछ बातें समझते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है हमारे पास मीन फ्री पाथ। ये भाई मीन फ्री पाथ क्या है, मीन फ्री पाथ का मतलब है, देखो एक वायर के अंदर, अब वायर का ही केस लेके चलना पड़ेगा। ये वायर है, वायर में इलेक्ट्रॉन चल रहा है, यहाँ से चला फिर यहाँ से, क्या एक ही इलेक्ट्रॉन है क्या उसके अंदर जो एक जगह से दूसरी जगह, नहीं भाई, वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते चल रहे हैं। ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये गया दूसरे से टकरा गया, अब दूसरा तीसरे से टकराएगा, तीसरा चौथे से टकराएगा, और इस तरीके से वो एनर्जी को शिफ्ट कर करके आगे तक ले जाएंगे। वो याद है बचपन में वो पेंसिल आती थी, पेंसिल से यहाँ से निकाला, पीछे लगा दिया, फिर लगा दिया, पीछे से लगा दिया, आती थी ना। तो बिल्कुल सिमिलरली सेम वे में हमारे पास क्या होगा यहाँ पर। अब क्या होता है, जैसे वो उससे टकराया, अब वो पहले ने तो क्या करा, टक्कर मारकर उसको वैल्यू प्रोवाइड कर दी, एनर्जी प्रोवाइड कर दी। अब वो दूसरे को जाके टक्कर जो मारेगा, उसके बीच में जो उसने पाथ कवर करा है, जो डिस्टेंस कवर करा है, उसको हम क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। और सिंपल समझो, एक कोलिजन की वजह से, एक टक्कर लगने की वजह से दूसरी टक्कर के बीच में जो उसने उस एनर्जी की वजह से पाथ कवर कर लिया, उसको हमने क्या बोला, मीन फ्री पाथ। फंडा क्लियर, अच्छा जी। अब दूसरी बात क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। अरे भाई समझ में आता है ना रिलैक्सेशन टाइम, तो जितने टाइम में वो कवर करा, भाई एक टक्कर लगी, दूसरी टक्कर लगने से पहले जितना उसने डिस्टेंस कवर करा, उसमें उसने कुछ टाइम भी तो लिया ना, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, कुछ तो लिया ना। उस टाइम को हमने क्या बोला है, रिलैक्सेशन टाइम। फंडा क्लियर हो गया, चलो। तो मीन फ्री बात हमारे पास क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय नंबर ऑफ कोलिजन। भाई 10 कोलिजन, 20 कोलिजन, जो भी है उससे हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली रिलैक्सेशन टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम बिटवीन टू कोलिजन फॉर ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये टाइम कितना होता है, लगभग 10⁻⁻14 सेकेंड। और जो ये हमारे पास मीन फ्री पाथ आता है वो कितना आता है, 10 आर्मस्ट्रॉन्ग, मतलब 10⁻⁹ मीटर, मतलब कितना छोटा सा डिस्टेंस कवर होता है। क्लियर, ओके। अब बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैंने आपको बताया कि कोई भी वायर है, वायर के अंदर हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें दो तरह की होती है एनर्जी, या दो तरह की वेलोसिटी। कब होती है दो तरह की, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन द एब्सेंस में हमेशा कितनी होती है, सिर्फ एक, विच इज कॉल्ड थर्मल। क्लियर होता है यहाँ तक का फंडा। चलो जी, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फंडा समझ रहे हैं। तो अब हमने क्या करा, वायर पर हमने क्या अप्लाई कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, मतलब चार्जर को स्विच में लगा दिया और स्विच को ऑन कर दिया। तो अब क्या होगा, उसमें एक तो क्या था, थर्मल वेलोसिटी का पार्ट था, दूसरा किसका पार्ट था हमारे पास, बोलो बोलो बोलो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन ने एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया, वेलोसिटी शो कर दिखाई, एक्सेलरेशन शो कर दिखाया। चलो अब देखते हैं ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आती है, देखें। चलो जी देखते हैं, इसको थोड़ा सा दो पार्ट में डिवाइड कर लें, थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाएगा। चलो पहले पार्ट में देखते हैं, पार्ट 1। किसको देखते हैं, थर्मल वेलोसिटी को। थर्मल वेलोसिटी, तो थर्मल वेलोसिटी अभी हमने एक बात देखी, U एवरेज किसके इक्वल आया था, U1 + U2 + U3 अप टू UN
डिवाइड बाय n विच इज इक्वल्स टू 0। फंडा क्लियर हो गया, u एवरेज। फंडा क्लियर हो गया। अब हमने क्या अप्लाई करा, पार्ट 2 पर आओ। पार्ट 2 क्या अप्लाई करी, अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या आया उसमें, वेलोसिटी आई। तो v का फॉर्मूला क्या आएगा, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। u प्लस ए टी। फंडा समझ में आता है, चलो जी ये तो समझ में आता है। तो ये तो एक एक पार्टिकल में अलग अलग आएगा। तो v1 कितना आएगा भाई, u1 प्लस एक्सेलेरेशन तो सबका कैसा आना है, सेम आना है। तो ए टी वन। v2 कितना आएगा, u2 प्लस ए टी टू। सिमिलरली सबका आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करें, हमें तो क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स। यही होने वाला है। चलो जी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो सबको क्या करोगे, ऐड कर दो। चलो ऐड करो करो करो, जल्दी से करो। तो v इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn। अब निकालना क्या है, एवरेज। एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, डिवाइड बाय n, डिवाइड बाय n। फंडा समझ में आता है। तो v एवरेज कितना हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी v d कर दो इसको। तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई हमारे पास, v1 की वैल्यू u1 प्लस ए टी वन प्लस u2 प्लस ए टी टू एंड सो ऑन, डिवाइड बाय n। तो इनमें से क्या करो, u को कॉमन निकाल लो, वी डी इज इक्वल्स टू, तो u1 प्लस u2 अप टू un डिवाइड बाय n प्लस a बाहर t1 प्लस t2 अप टू tn डिवाइड बाय n। तो ये फंडा कितना आ गया, वी डी इज इक्वल्स टू 0 प्लस कितना आ गया, a t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू n। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, याद करो, रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाउ। फंडा क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। अच्छा जी अभी एक्सेलेरेशन तो हम निकाल चुके हैं, अभी पीछे निकाला ना। एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस ई कैपिटल ई डिवाइड बाय एम। ये आ चुके हैं, वैल्यू प्लेस कर दो। तो वी डी की वैल्यू कितनी आएगी, देखो देखो वैल्यू प्लेस करो तो कितना आएगा, माइनस ई कैपिटल ई टाउ डिवाइड बाय एम। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फंडा क्लियर, समझ में आती है बात। चलो जी अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। देखो ये अब जो नेक्स्ट पार्ट है ना, मोबिलिटी, ये समझने में बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बहुत सारा इंफॉर्मेटिव है। देखो मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, मोबाइल से जोड़ो। मोबाइल का मतलब क्या, हम कहीं पर भी उसको कैरी कर कर लेकर जा सकते हैं। फंडा क्लियर। अच्छा अब दूसरा फंडा क्या है कि हमारे पास अलग अलग तरह के मटेरियल्स हैं। हम बात करते हैं कंडक्टर्स की, हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की, हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। तो अगर इनमें से करंट पास ऑन हो रहा है, मतलब क्या है, चार्ज पास ऑन हो रहा है, तो उसको लेकर कौन जा रहा है, भाई पास तो हो रहा है, उसको कोई लेकर भी तो जा रहा होगा। अभी तक तो जो हमने पढ़ रखा है, कंडक्टर्स पढ़ रखे हैं। कंडक्टर में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह करंट को कैरी करते हैं। तो भाई अब हमारे पास कंडक्टर्स हो सकते हैं, इंसुलेटर्स हो सकते हैं, हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं। उसके अंदर कौन कौन उस इलेक्ट्रॉन को लेकर जाता है और कैसे लेकर जाता है। देखो अब यहाँ ध्यान देना, कंडक्टिविटी अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ मोबाइल चार्जेस, चार्ज कैरियर्स, कि जो इजी हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। तो अब देखना, इन मेटल्स दीज मोबाइल चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल्स में कौन मिले हमें, इलेक्ट्रॉन्स। इन आयोनाइज्ड गैस, अगर गैस की बात कर रहे हैं तो हमें कौन मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस। याद रखना है, आपके पास एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि गैस के अंदर हमारे पास जो आयोनाइज्ड गैस होती है उसके अंदर चार्ज को कौन कैरी करता है। समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन, और दूसरा हमारे पास क्या, पॉजिटिवली चार्ज आयंस। इन इलेक्ट्रोलाइट दीज कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। मैं आपको पहले बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू। इस बात को लिख लेना हाईलाइट करके, ठीक है।
चलो जी, एक चीज़ और मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ। अगर हम बात करते हैं ना सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं। होल्स, इसको याद रखना, इन सेमीकंडक्टर्स कौन होते हैं हमारे पास? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, श्योर श्योर। चलो अब दूसरी बात समझते हैं कि हमारे पास मोबिलिटी है क्या। मोबिलिटी है कि कितनी स्पीड से लेकर जा रहा है, वो डिपेंड करता है स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ही कम मोबिलिटी होने वाली है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। प्रेशर ज़्यादा होगा तो कोलिजन रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कोलिजन रेट की वजह से कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू पे इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड, किसको बोल रहे हैं? मोबिलिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। फंडा क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड कम, मोबिलिटी ज़्यादा। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, मोबिलिटी कम। ठीक, तो फॉर्मूला रख दो भाई। अब हमें पता है वी डी का फॉर्मूला कितना आ गया था, ई टाउ बाई एम आ गया था, तो डिवाइड बाई ई कर दो तो वैल्यू आ गई हमारे पास। ये वी डी की वैल्यू आ गई, वैल्यू प्लेस कर दो तो कितनी आ जाएगी? ई टाउ डिवाइड बाई एम। ठीक है, चलो यहाँ तक अब आपको याद रखना है। अब बात करते हैं करंट वर्सेस ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब समझो भाई इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। करंट हमारे पास क्या होता है? आई। चलो जी, तो I इक्वल हो गया Q डिवाइड बाई टी। Q कितना होता है? NE डिवाइड बाई टी। यहाँ तक फंडा समझ में आता है। अच्छा जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन बनाना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना आया था? जल्दी जल्दी बोलो। माइनस ई टाउ डिवाइड बाई एम। फंडा समझ में आता है? अच्छा जी, अब पूरी एक वायर ले लो। देखो यहाँ पर हमने क्या करी, पूरी की पूरी वायर ले ली। वायर में से हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये हमारे पास क्या हो गया? करंट। दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम। और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसी होती है? ऑपोजिट। अब समझना क्या है यहाँ पर। अब यहाँ समझते हैं कि हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है भाई। लेंथ को समझो और इसके वॉल्यूम को समझो। देखो कोई भी एक वायर है, तो वायर में से हमारे पास, पूरी वायर में तो करंट फ्लो कर रहा होगा। चलो जी, ये पूरी वायर है तो इसका क्या होगा? कोई ना कोई वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम होगा तो हम क्या बोल सकते हैं? इसका एरिया। एरिया को यूनिफॉर्म लेके चल रहे हैं, मल्टीप्लाई कितनी होगी? लेंथ। फंडा समझ में आता है? अच्छा, लेंथ क्या होती है? लेंथ इक्वल टू डिस्टेंस बोल सकता हूँ। डिस्टेंस बोले तो फॉर्मूला कितना होता है भाई? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यही फॉर्मूला होता है। अच्छा, स्पीड कौन सी लेके चलोगे? अब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? वी डी मल्टीप्लाई टाइम। फंडा समझ में आया? तो ये हमारे पास क्या आ गया? लेंथ आ गई। लेंथ इक्वल टू वी डी मल्टीप्लाई टाइम। तो प्लेस कर दो तो हमारे पास क्या होगा? वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा? वॉल्यूम आ गया हमारे पास एरिया इंटू लेंथ। एरिया मल्टीप्लाई वी डी मल्टीप्लाई टाइम। फंडा क्लियर? अच्छा, ये वॉल्यूम तो एक उसके लिए आया है ना, तो टोटल वायर का निकालोगे तो कैसे आएगा? टोटल वायर का निकालोगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के लिए आ गया, तो टोटल नंबर के लिए निकालोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो कितना हो जाएगा? n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम। तो n टाइम्स ऑफ a वी डी मल्टीप्लाई टी। फंडा समझ में आ गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आ गए, n समझ में आ गया, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल्स टू एन ई। तो वो n क्या हुआ? पूरी वायर के अंदर कितने n है ये हमें समझ में आ गया। तो फॉर्मूला लगा दो, Q इज इक्वल्स टू एन ई। तो n की जगह पर कितना आ गया? ये n टाइम्स ऑफ a वी डी मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाय कितना आ गया? t, और साथ में e भी तो है। ठीक है, t से t कैंसिल, तो फॉर्मूला कितना आ गया? q इज इक्वल्स टू, नहीं भाई ये तो q निकाल रहे हैं ना, t कहाँ से आ गया? तो i में आएगा। तो हमारे पास q की वैल्यू कितनी आई? जल्दी जल्दी बोलो। n a v d t मल्टीप्लाई e। तो करंट निकालो, i इज इक्वल्स टू q बाई टी। तो t से t कैंसिल कर दो, n e a v d, ये t डिवाइड बाई t, तो ये कैंसिल। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? n e a
VD। तो कितना हो गया हमारे पास, N हमारे पास नंबर हो गया, E हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गया, A हमारे पास क्या हो गया, एरिया, और VD हमारे पास क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फंडा क्लियर, समझ में आता है। सिर्फ और सिर्फ क्या करा हमने, वैल्यू को प्लेस करा, Q इक्वल्स टू NE, N क्या था, नंबर, तो टोटल नंबर कितने हो सकते हैं हमारे पास एक वायर के अंदर, तो N टाइम्स ऑफ वॉल्यूम कर दो, वैल्यू प्लेस कर दो। फंडा क्लियर। चल अब बात करते हैं करंट डेंसिटी। भाई देखो, डेंसिटी हमने पढ़ी है 3 टाइप की। एक हमने पढ़ी थी लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक हमने पढ़ी थी सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक हमने पढ़ी थी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो सिर्फ एक तो है नहीं, यहां पर जो काम करेगा करंट डेंसिटी के अंदर हमारे पास हमेशा काम करता है एरिया। क्या काम करता है, एरिया, क्योंकि किसी भी वायर के अंदर हम लेकर चलेंगे तो अब यहां पर हम करते हैं करंट डिवाइड बाय एरिया, करंट डिवाइड बाय एरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। तो इसका सिंबल कितना होता है, J इज इक्वल्स टू I डिवाइड बाय A। इतना समझ लो, ठीक है। अब जो है ना इसके अंदर, अब जो मैं पॉइंट बता रहा हूं उसको थोड़ा सा अच्छे से समझना। अगर मैं बात करता हूं इसकी यूनिट की, तो यूनिट जो है इसकी यूनिट हमारे पास क्या हो गई, J इज इक्वल्स टू I बाय A, तो एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। यहां तक समझ में आता है। अच्छा, क्वांटिटी टाइप को देखो, अब इसकी क्वांटिटी टाइप क्या होती है, तो ये होती है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी का तो मतलब क्या है, डायरेक्शन ओरिएंटेड होगी, क्या होगी, डायरेक्शन ओरिएंटेड, यही होगा ना, डायरेक्शन ओरिएंटेड। अब इसको समझो भाई, अभी हमारे पास क्या है, J इज इक्वल्स टू I बाय A। ये क्या है आपके पास, ये सिर्फ है मैग्नीट्यूड। क्या है आपके पास, मैग्नीट्यूड। अब आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, इसको समझना, J मल्टीप्लाई J कैप विच इज इक्वल्स टू I। I की तो डायरेक्शन होती ही नहीं, वो तो जो है यूनिफॉर्म है, उसको तो हम वेक्टर क्वांटिटी मानते नहीं। तो अब हमारे पास क्या है भाई, ये एरिया वेक्टर, यहाँ पर क्या बोलोगे, A इज इक्वल्स टू एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर गोस थ्योरम में करा था, तो A वेक्टर शुड बी इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई N कैप, और N कैप कैसा होगा, ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल। कैसा होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। तो आउटवर्ड नॉर्मल होगा तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पर A, और साथ में क्या बोल लूँ, N कैप। फंडा समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, J वेक्टर इज इक्वल्स टू I बाई A N कैप। ये एक फंडा समझ में आया, क्लियर है। अच्छा, दूसरा फंडा भी समझो, ये तो फर्स्ट फंडा था। सेकंड फंडा क्या है हमारे पास, अगर मैं A को इधर ले जाऊं तो क्या बोलूँगा, J वेक्टर A वेक्टर इक्वल्स टू I। अरे भाई, कौन सा प्रोडक्ट लगेगा यहाँ पर, डॉट प्रोडक्ट लगेगा कि क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा। अब थोड़ा सा ना दिमाग में इस चीज को समझना, आपका रिजल्ट जो है I, वो कैसा है, स्केलर, कैसा है, स्केलर, तो कौन सा प्रोडक्ट आएगा, डॉट प्रोडक्ट। अगर यहाँ पर आपका फाइनल रिजल्ट कैसा होता, वेक्टर होता, तो आपका रिजल्ट कैसा आता है यहाँ पर, क्रॉस प्रोडक्ट। दिमाग में आ गया। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, JA cos ऑफ थीटा विच इज इक्वल्स टू I। दिमाग में चीज आती है, क्लियर हो गया। तो आपको J का भी पता लग गया, तो J का फॉर्मूला कितना हो गया, I बाय A, या फिर I बाय A cos ऑफ थीटा। क्लियर होगी बात, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अगर थीटा दे रखा है तो थीटा लगा दो, नहीं दे रखा तो I बाय A करके सॉल्व कर दो। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो डॉट प्रोडक्ट क्यों लगा, ये समझ में आ गया। ठीक है, यूनिट इसकी समझ में आ गई। चलो जी, अब यहाँ पर एक चीज़ जो समझनी है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। भाई ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर यूज़ करना सीखना है आपको, इंपॉर्टेंट। ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज एंटरिंग इज इक्वल्स टू चार्ज एग्जिट। जितना चार्ज जा रहा है उतना ही चार्ज बाहर निकल रहा है। इसकी वजह से हुआ क्या, ये देखो हुआ क्या, करंट डज नॉट चेंज विद चेंज इन क्रॉस सेक्शन एंड कंडक्टर रिमेन्स अनचार्ज। कंडक्टर रिमेन्स अनचार्ज। ये आपने कंडक्टर लिया हुआ था, इसमें से अब देखो, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको चीज क्लियर हो जाए। क्या कॉन्सेप्ट है, ये वायर है,
ठीक है, इस वायर में 10 इलेक्ट्रॉन गए और 10 इलेक्ट्रॉन एग्जिट कर गए, तो भाई इस ये वायर थोड़ी ना आपकी चार्ज हो गई। समझ में आ रहा? अगर ये चार्ज हो जाती तो अगर आप इसको हाथ लगाते तो करंट लगता। मान लो आपने मोबाइल लिया, मोबाइल के अंदर इसको लगा दिया, मोबाइल चार्ज हो गया, आपने इसे प्लग से निकाल दिया, क्या अब इस वायर ने करंट मारा? नहीं मारना, क्योंकि इसने कुछ स्टोर ही नहीं करा। क्यों स्टोर नहीं करा? जितना इसमें एंटर करा उतना ही इसमें से क्या हो गया? एग्जिट हो गया। फंडा क्लियर? समझ में आती है बात? चलो जी, अब मैं बात कर रहा हूं कुछ की पॉइंट्स की, और ये की पॉइंट जल्दी जल्दी देखते चलो, और आपको ये सारे के सारे की पॉइंट्स कहाँ यूज होने वाले हैं? MCQs में डायरेक्ट। चाहे आप CBSE दो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, ये आपको बहुत काम आने वाले। पॉइंट नंबर 1, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ सॉलिड कंडक्टर कैन हैव टू मोशंस। कौन कौन से टू मोशंस होते हैं? नंबर 1 थर्मल मोशन, दूसरा कौन सा होता है हमारे पास? ड्रिफ्ट। थर्मल मोशन को कहो या रैंडम मोशन कहो, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? स्पीड कितनी होती है भाई? जल्दी जल्दी बोलो। स्पीड होती है 10 की पावर 5। किसमें? थर्मल में। ये किसकी वजह से हुआ था? ड्यू टू टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर आती है वैल्यू। कहां पर आती है? एट रूम टेम्परेचर। फंडा क्लियर हो गया? अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आती है? 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? चलो जी, अगर हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हो गया, नेट करंट ड्यू टू रैंडम इज 0। भाई नेट करंट ड्यू टू रैंडम और थर्मल मोशन कितना होता है? 0। ये हमने देख लिया। चलो जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से कितना होता है नेट करंट? नॉन जीरो। whereas net current due to drift velocity is non-zero। दिमाग में जाती है बात। थर्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी वेलोसिटी होगी? सिर्फ और सिर्फ थर्मल होगी, और थर्मल का नेट रिजल्ट कितना होता है? 0। थर्मल की वेलोसिटी कितनी होती है? 10⁻⁵। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होती है? दोनों स्पीड होती है हमारे पास। थर्मल तो रहेगी रहेगी, ड्रिफ्ट भी होगी, और ड्रिफ्ट की स्पीड कितनी आती है? 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ओके, ड्रिफ्ट मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे भाई सीधी सीधी बात है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी, इलेक्ट्रॉन जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो डेफिनेटली दोनों की डायरेक्शन क्या होने वाली है? ऑपोजिट। फंडा दिमाग में जाता है? चलो जी, अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा ध्यान देखना। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि किसी भी वायर में थे जब करंट फ्लो करता है तो इन और आउट दोनों कैसे होते हैं? सेम होते हैं, जिसकी वजह से वो वायर चार्ज अप नहीं होती और उसकी वजह से वो हमें कोई फेटल शॉक नहीं प्रोवाइड करती। मतलब हाथ लगाओ तो उससे झटका नहीं लगता। फंडा क्लियर? ओके, अब जो मैं बता रहा हूं वो लास्ट पार्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख लेना। फॉर अ गिवन कंडक्टर करंट डज नॉट चेंज विद चेंज इन इट्स क्रॉस सेक्शन। भाई एक तरफ से वायर आपकी पतली सी थी, एक तरफ जाते 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 मोटी हो गई, तो ऐसा नहीं है उसमें करंट बदल जाएगा, कुछ और बदलेगा। क्या बदलेगा उसको देखना, इस बात को दिमाग में डाल लो। करंट डज नॉट चेंज, चेंज कौन हो रहा है? एरिया, फील्ड, ये सब चेंज होंगे। करंट डेंसिटी चेंज होगी बट करंट चेंज नहीं होगा। तो यहां पर जो सीखने समझने वाली बात है, करंट रिमेन सेम, एरिया हमारे पास एरिया के प्रोपोर्शनल क्या रहता है? तो याद रखना J प्रोपोर्शनल टू 1/A। ये आपको पता है J इक्वल्स टू IA होता है। इससे पता लग गया कि जितना ज्यादा एरिया उतना ही कम हमारे पास क्या हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। करंट डेंसिटी। बहुत बढ़िया। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ओके सर, ये कौन सा फॉर्मूला है? चलो चलो बता देते हैं। E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था गोस थ्योरम में, तो क्या बोल सकते हैं? Q डिवाइड बाय A एप्सिलॉन नॉट नहीं आ जाएगा? तो एरिया ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम। फंडा क्लियर हो गया? अच्छा जी, थर्ड हमारे पास क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो जी, थर्ड को देखते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एरिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया। एरिया ज्यादा, वेलोसिटी कम। कैसे? अभी पढ़ा ना भाई, I इज इक्वल्स टू NEA VD। तो VD की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलो बोलो बोलो, I डिवाइड बाय NEA। तो A के साथ क्या हो गया? इनवर्स रिलेशन। तो आज आपको थोड़े फंडे क्लियर हो रहे हैं कि भाई कहाँ पे चीज़ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शनल, और
कैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है एक वायर के अंदर। तो मेरे अकॉर्डिंग इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए करंट क्या है, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, फंडा क्लियर होता है। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फंडा समझ में आ गया। हमारे पास थर्मल या हम कहते हैं टेम्परेचर की वजह से जो वेलोसिटी उसने एक्वायर करी वो समझ में आ गया, कितनी होती है 10⁻⁻⁵, और ड्रिफ्ट कितनी होती है 10⁻⁻⁴। क्लियर है। आपको ये आ गया हमारे पास जे का फंडा, करंट बाय एरिया का फंडा। क्लियर, ओके। तो चलो जी, अब जो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, वहां पर अब क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, वो होगा हमारे पास रेजिस्टेंस का पार्ट। रेजिस्टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, वो कैसे कैसे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करते हैं, उनके ग्राफ, जो सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल तक वेट करो, तो कल जब क्लास आएगी उसको फिर हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय।